हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। और आप लोगों को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने टॉपिक पर और आज हम पढ़ेंगे बिहार के भूगोल को। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पहाड़, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ या उत्तर गंगा का मैदान। तो इसका आंसर है सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो खड़गपुर ये जो पहाड़ी है वो किस क्रम की चट्टान है, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और ये रोहतास पठार विंध्यन रोहतास जो है वह किस क्रम का पठार है, तो ये है आपका विंध्यन क्रम का। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम, ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखेंगे कि खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं और रोहतास पठार जो है वो विंध्यन क्रम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो ये करंट्स का था, इसको छोड़ सकते हैं, बस आप ऐसे आंसर देख लीजिएगा। ये इसका दौरा किया गया था, इसलिए उस टाइम करंट में हाईलाइटेड था, तो इसलिए क्वेश्चन इसको पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। तो अभी हमने ऊपर ही देखा कि जो रोहतास है ये किस क्रम का है, तो ये विंध्यन क्रम का है। ठीक है, ये रोहतास क्रम का नहीं है, ये रोहतास जो है ये विंध्यन क्रम का है, ये आपका धारवाड़ क्रम का नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ये जो तीन हैं आपके ये धारवाड़ क्रम के हैं, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, और ऊपर हमने देखा खड़गपुर। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इन चारों को रटने से अच्छा है कि आप एक को ही याद कर लीजिए कि जो रोहतास है वो धारवाड़ क्रम का नहीं है, ये विंध्यन क्रम का है। बस इसी से आपका आंसर, अगर आपसे अलग भी कुछ पूछता है तो आपको अगर ये याद रहेगा कि हाँ रोहतास नहीं था, तो आप इजली अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। आंसर इसका बी। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। तो ध्यान देंगे कि जो भूस्तरीय रचना वाले जो जिले हैं वो ज़्यादा किसमें किधर होते हैं, तो ये होते हैं दक्षिण पूर्व बिहार में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बिहार का ये मैप है, कुछ इस तरीके से है बिहार का मैप। ठीक है, समझ लीजिएगा, ऐसे ही है कुछ। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि ये जो दक्षिण पूर्व है, यानी ये आपका दक्षिण है और ये आपका पूर्व है, तो इधर की बात कर रहा है कि ये जो भूस्तरीय रचना वाले जो आते हैं ये दक्षिण पूर्व जिले में आते हैं। तो दक्षिण पूर्व जिला इधर ही है। ठीक है, तो इधर ही मिलते हैं आपके। जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। तो रोहतास जो है एक तो ये पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है, तो इधर का रोहतास है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस क्षेत्र के विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्यन क्रम चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। तो अगला फैक्ट आपका ये है कि जो विंध्यन क्रम की चट्टान है वो चट्टान कैमूर और सोन नदी के बीच में पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोड का मतलब होता है दलदली मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है? मधुबनी में, भागलपुर में, पश्चिमी चंपारण में या सीतामढ़ी में। तो ये आपकी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। और बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो मिट्टियाँ हैं, पहली मिट्टी है पिडमोड यानी दलदली मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। और तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो बस आप मिट्टियों के प्रकार याद रखेंगे कि एक तो पिडमोड मिट्टी है, एक तराई मिट्टी है और एक जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो ब्रह्मयोनी हिल है ये बिहार के गया जिले में स्थित है। आंसर है इसका ए। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। तो ध्यान देंगे, ब्रह्मयोनी हिल है, यहाँ तो दे ही दिया, हिल का मतलब होता ही है, तो पहाड़ी दे ही दिया यहाँ पर। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो ब्रह्मयोनी हिल है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। तो गया कहाँ पर स्थित है? तो गया फल्गु नदी के तट पर स्थित है, आपसे ये भी पूछ सकता है। और फल्गु नदी पर ही रबर डैम बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। फतुहा के पास गंगा में मिलती है, ऐसी कौन सी नदी है? सोन है कि पुनपुन है, सकरी है या बालन है? तो ये है पुनपुन, ध्यान रखेंगे। ये जो नदी है ये फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो वो है छोटा नागपुर पठार। और ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये बिहार में औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और पटना जिले में फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है, तो क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया है। और मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं, तो आपको 3-4 नदी दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो है वो पुनपुन की सहायक नदी है। तो ध्यान देंगे मोरहर और दरगाह ये पुनपुन की सहायक नदी हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाता है उठा करके, और क्वेश्चन में से क्वेश्चन तो खैर बनता ही है और बाकी क्वेश्चन आपके रिपीट तो होते ही हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, ये ध्यान रखेंगे कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है और बिहार में ये कहाँ, बिहार में मतलब ये इसका प्रवेश है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी कौन सी सहायक नदी है ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के बनेगा, आपका अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं बहती है, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है, तो इसका आंसर है डी, कोसी और मगध। कोसी को क्या कहते हैं हम? कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहते हैं क्योंकि ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसके कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और इसी में जो है गंगा नदी नहीं मिलती है। तो ध्यान रखेंगे कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रभावित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किसी भी प्रभावित नहीं होती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है कि कहाँ से कहाँ बह रही है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहाँ नहीं बह रही है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से बह रही है इसको रटेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, इतने नाम याद नहीं होंगे। ठीक है, जो अदर स्टेट के लोग हैं, खैर जो बिहार के हैं उनको तो याद हो ही जाएगा, लेकिन जो अदर स्टेट के लोग हैं इतना याद नहीं रह पाता है। तो आपको इससे अच्छा मतलब ये है कि कौन सी नदी, कहाँ पर गंगा नदी नहीं बह रही है, किसमें प्रभावित नहीं हो रही है उसे याद रखिए, किसमें हो रही है उसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो सभी को पता है 12 जिले हैं और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है याद करने का कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग भी 12 ही हैं और ये भी आपका 12 ही है। तो इससे आपको मिला करके ध्यान में रख लेंगे आप। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। ठीक है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर में है, कटिहार में है, पटना में है या बेगूसराय में है? तो इसका आंसर है सी, ये जो गंगा नदी है सबसे लंबी बिहार में है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा लेंगे कि जब 12 जिलों से होकर के गुजर रही है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, तो जहाँ गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। तो आप ध्यान देंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे कि दूसरे स्थान पर कौन आता है, क्योंकि अब क्वेश्चन में नया वो हो गया है, ट्रेंड को अपनाया जा रहा है कि दूसरा, अब पहले को छोड़ करके दूसरा पूछ लेते हैं कि दूसरे पे कौन है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दूसरा क्रम ये भागलपुर का आता है और पहला क्रम आता है पटना में। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका एक प्रॉपर आपको वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है, और बता दिया जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ आकर के मिलती है। तो उसके लिए एक अलग से 10 मिनट की वीडियो होगी, उसको मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। हालांकि अब यहाँ देख लेते हैं, बागमती है, कमला है, कोसी है, गंडक है, और ये पूछ रहा है कि प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली यानी कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर है ई, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती हो, बल्कि ये खुद उत्तर से निकल करके दक्षिण की तरफ आती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये आपका बिहार है, ये ऐसे
ये आपका बिहार है, तो ये नदियाँ यहाँ से आती हैं, ठीक है, यहाँ से ये खुद इधर आती हैं, ना कि ऊपर जाती हैं, तो इसलिए इसका आंसर है ई। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर बिहार की जलवायु की, तो ये प्रदर्शित होता है CWG से, जिसको ध्यान में रखेंगे, CWG है आंसर है इसका ए। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। उत्तर पूर्व में है कि उत्तर पश्चिम में है कि दक्षिण पूर्व में है या दक्षिण पश्चिम में है। कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो ये है आपके उत्तर पश्चिम में, ध्यान रखेंगे, आंसर है इसका बी उत्तर पश्चिम। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम, इतना ही याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12, ये भी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक जिले हैं, तो ये हैं आपके उत्तर पश्चिम में, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण काली मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़क पाई जाती है या लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर है बी नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों, गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है, तो ध्यान रखेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पुरानी होती है उसको बागर कहते हैं। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, तो आपको पता ही है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, पूर्णिया है। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है, और पूर्णिया में ही एथेनॉल संयंत्र भी लगाया गया है, जिसे भी आप ध्यान रखेंगे। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊर्जा, तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये होता है पश्चिम बंगाल राज्य में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आपसे ये भी पूछ लेगा, हो सकता है कि भारत का ही पूछ ले। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर हम जूट में भारत में देखें कि जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वो होता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में कुल जूट उत्पादन का 79.68%, बिहार 10.20% तथा असम 8.33% करता है। ये छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कौन है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद से फिर आपका बिहार है, और बिहार के बाद से आपका असम है। तो क्रम याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। मंडल बांध, तो अभी ये तो उस टाइम पे करंट में था, लेकिन आपसे अभी भी पूछ लेगा कि मंडल बांध कहाँ पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है मंडल बांध परियोजना है तो अभी भी होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं होगा। तो वो उस टाइम की बात है कि ये नींव कहाँ रखी थी, और अब तो ये बन करके तैयार भी हो चुकी है, क्योंकि बात हो रही है 19 की। तो ये जो नींव रखी गई थी, ये रखी गई थी उत्तरी कोयल पर, तो ध्यान देंगे। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि मंडल बांध कहाँ पर स्थित है, तब मंडल बांध उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। इसको छोड़िए, यहाँ पर आइए। उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया, छोड़ दीजिए, पूरा वही है। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। तो बस ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मंडल डैम है, ये मंडल बांध है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों
तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो जाहिर सी बात है, जब डैम बन रहा है तो सिंचाई की सुविधा ही उपलब्ध करवाई जाएगी। और ऐसी ऐसी तो बात है नहीं कि किसी एक जिले के लिए डैम बनाई जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि मंडल डैम से मतलब कहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, तो हमेशा ई ऑप्शन लगाइएगा कि कोई भी बांध होगा वो एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों के लिए सिंचाई का कार्य करेगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी पर, सोन पर, गंडक पर या कमला पर? तो त्रिवेणी जो है ये है गंडक पर, आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार की बात कर रहा है। तो कैमूर किसका है? ये किस क्रम की चट्टान है? अभी हमने ऊपर देखा था, एक बार आप फिर से देख लीजिए। अच्छा, कैमूर नहीं है, मुंगेर था और जमुई और नवादा, कैमूर अलग है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसको। ये किसके लिए है? तांबे के लिए है, चूना पत्थर के लिए है, लिथियम के लिए है या बक्साइड के लिए है? तो ये जो कैमूर पठार है आपका, ये है चूना पत्थर के लिए, आंसर है इसका बी। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये जो कैमूर का पठार है ये किस क्रम की चट्टान है? ये धारवान क्रम की चट्टान है। विंध्यन क्रम की चट्टान है, क्योंकि आपका रोहतास भी विंध्यन क्रम का चट्टान है, धारवान स्तरीय नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विंध्यन क्रम का है, क्योंकि जब बात आ गई रोहतास की और ये रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है तो जाहिर सी बात है यही होगा, इसी क्रम का होगा। और एक बार देख लेते हैं बिहार के मैप पे कि ये जो रोहतास और कैमूर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये मान लीजिए बिहार का मैप है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, बिहार का मैप है। और यहाँ पर है आपका कैमूर और यहीं पे है आपका रोहतास। और हमने देखा था कि ये जो दक्षिण और पश्चिम का जो भाग है ये किस में आता है? ये आता है विंध्यन क्रम में, विंध्यन क्रम में। बाकी जो दक्षिण और पूर्व का भाग है ये किस में आता है? तो ये आता है धारवाड़ क्रम में, धारवाड़ क्रम में। तो जाहिर सी बात है जब ये इधर है, इधर ही पड़ रहा है, तो ये किस क्रम का होगा? तो ये विंध्यन क्रम का होगा। ठीक है, आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। तो इसका आंसर है ए, अनुपम झील, जो कि कैमूर में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये जो अनुपम झील है, अनुपम झील, अच्छा यहाँ पर दे दिया है, अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है, यानी कैमूर जिले में स्थित है बिहार के। यह झील कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। भभुआ ही कैमूर को भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कैमूर जो है वो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, वन्य जीव अभ्यारण्य। सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील राजस्थान में है, जयपुर के निकट से। सुखना झील चंडीगढ़ में है तथा कामा झील कहाँ है? हरियाणा में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सी झील कहाँ पर है। कामा झील हरियाणा, सुखना झील चंडीगढ़ और सांभर झील राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बात कर रहा है उत्तर बिहार की, तो ये है आंसर इसका सी। उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बस ध्यान रखेंगे कि किसके लिए है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत ये 8 का है। अगर 19-20 के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 19-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि कितना है? 7296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 77.9%। तो प्रेजेंट का ध्यान रखेंगे, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि कितनी है। आपसे डाटा पूछ लेगा, कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं 52वीं बीपीएससी में, 48वीं में तो पूछा गया, 52वीं में भी पूछा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कितना है? 77 है 2021-22 के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है, कितना है? 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25 3 10 करोड़ यानी 25,310 करोड़ टन या 16 करोड़ टन। तो आंसर है इसका डी 16 करोड़ टन। ये 8 का है। अभी बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन 160 मिलियन टन है। अभी भी यही है, ठीक है। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो यही डाटा दिखा रहा है। तो 16 करोड़ ही है, 16 करोड़ टन है, तो ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसे दे तो 160 मिलियन टन है, ठीक है। 160 मिलियन टन अगर ऑप्शन में दे तो ये होगा, या 16 करोड़ दे तो आपका ये होगा। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? 28-12 वर्ग मीटर, 36-12 वर्ग मीटर, ये 15 का है। ये डाटा तो आपको पता ही है, अपडेटेड हो ही चुका है, तो देख लेते हैं कितना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रही आंकड़ों के प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर यानी 784 है। अति सघन यानी सबका यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो देखना है वो ये देखना है कि कुल वन क्षेत्र कितना है हमारा। तो बिहार का कुल वन क्षेत्र जो है वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में पूछेगा तो आपका होगा 7.84। ध्यान रखेंगे। अति सघन वन का पूछेगा अगर तो वो कितना है 333.42 वर्ग किलोमीटर है अति सघन वन। मध्यम सघन वन पूछेगा तो 3285.83 और खुले वन पूछेगा तो 3761.54। ये चारों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। फिर है कि बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो जहाँ पर वनावरण पाया जाता है वो पाया जाता है कैमूर यानी भभुआ में, ये भी ध्यान रखेंगे। पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन है? तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला वो है आपका शेखपुरा, ठीक है। अगर क्रम से पूछेगा तो क्रम याद रखेंगे, शेखपुरा है, अरवल है और जहानाबाद है। सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत भी कैमूर में ही है, भभुआ में, ठीक है। ध्यान रखेंगे सर्वाधिक वनावरण भी कैमूर भभुआ में ही है और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी भभुआ में ही है यानी कैमूर में ही है। तो सर्वाधिक क्षेत्र और सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो वनावरण वाला जो जिला है वो है कैमूर। कैमूर देते कैमूर और भभुआ देते भभुआ। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला भी आपका शेखपुरा है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले लिखूँ तो कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल वन क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये है आपका 7380.79, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। फिर आपका वन क्षेत्र का इसे कुल वन क्षेत्र का अगर हम प्रतिशत में देखें, प्रतिशत में तो कितना है? ध्यान रखेंगे 7.84% है ये, 784 ऐसे याद कर लीजिएगा अगर ऐसे याद ना हो आपको तो, ठीक है। फिर अति सघन वन कितना है? अति सघन वन, ये डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको कम से कम 10-12 बार देखेंगे तब जाके ये एक्चुअल में याद होगा, वरना भूल जाएंगे। तो अति सघन वन जो है ये है आपका 333, याद रखिएगा 33342 वर्ग किलोमीटर। मध्यम वन कितना है? मध्यम वन, तो जो मध्यम वन है वो है आपका कितना? 328583, ऐसे याद रखिए 3285, जैसे याद करते हैं ना फ़ोन नंबर 3285 और 83। फिर आपका खुले वन कितने हैं? खुले वन, तो खुले वन जो हैं आपके वो हैं 37, 61 और 54 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखेंगे। तो ये आपके फैक्ट्स हो गए। और फिर आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो अगर आपसे पूछे सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या पूछा यहाँ पर?
सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र, सर्वाधिक वनावरण, और एक और था वनावरण, ये हो गया आपका सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, सर्वाधिक वनावरण तथा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वनावरण पूछे, वनावरण क्षेत्रफल पूछे, या सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला पूछे, तो दोनों का आंसर होगा आपका कैमूर। कैमूर, ठीक है, ये देखिए कैमूर है आपका, और इसी को हम कहते हैं भभुआ, इसी को कहते हैं भभुआ, कैमूर या भभुआ, याद रखेंगे। न्यूनतम, अगर हम बात करें न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला, तो इन दोनों का भी आंसर एक ही है, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला, तो दोनों का ही आंसर एक ही है, ये है शेखपुरा। बस ये दो फैक्ट आप याद करेंगे और 4 के आंसर निकलेंगे आपके। 4 क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के यहाँ से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इन चारों क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ 2 ही है, यानी एक 2 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा बस आप याद ये मतलब ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपसे क्या पता कि क्रम ही पूछ ले, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्र है उसमें सबसे पहले आएगा शेखपुरा, फिर आएगा अरवल और फिर आएगा जहानाबाद, ठीक है। और सर्वाधिक वनावरण में ये याद रख लेंगे, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र में जिला कौन कौन सा आएगा, ये आएगा भभुआ, फिर आएगा आपका पश्चिमी चंपारण, फिर आएगा आपका रोहतास, न्यूनतम हो गया। फिर यहाँ पर देख लेंगे कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, जमुई, नवादा, तथा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा, सिवान और बक्सर। मैं यहाँ पर एक बार लिख ही देती हूँ, है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले, तो सर्वाधिक वनावरण, ये कॉपी पर लिख लीजिएगा, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, वाले जिले। कोई भरोसा नहीं है इस बार, एक तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो क्या पता क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाए, क्योंकि कट ऑफ भी हो सकता है कम ही जाए और बच्चे भी बहुत कम ही पास करेंगे। तो ये है आपका भभुआ, ठीक है, ये कैमूर लिख देती हूँ, लेकिन भभुआ भी जरूरी है लिखना आप लोगों को, भभुआ या कैमूर। फिर आपका आएगा पश्चिमी चंपारण, और उसके बाद से आपका आएगा पश्चिमी चंपारण के बाद से रोहतास, ठीक है। उसके बाद से आपका आएगा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले, तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले, तो ये आपका आएगा सबसे पहले इसमें आएगा आपका शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। उसके बाद से सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, अभी तो हम क्या देख रहे थे, अभी तो हमने देखा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले, ध्यान देंगे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर क्षेत्र है, अब देखेंगे प्रतिशत वाले, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले मैं यहीं पर कर देती हूँ आपको। ये जो क्षेत्र है इसको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप और समझ लेगा, अगर प्रतिशत पूछे, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला अगर आपसे पूछे, जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ है प्रतिशत, तो भभुआ, जमुई, नवादा, तो देखिए भभुआ आगे यहाँ भी है, ये भभुआ जो है आगे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है, जमुई और नवादा हो गया है, ठीक है। उसके बाद से न्यूनतम वनावरण प्रतिशत, अब यहाँ भी हो गया आपका, ये न्यूनतम वनावरण क्षेत्र था, तो आपका यहाँ पर फिर हो जाएगा न्यूनतम प्रतिशत वाला वनावरण प्रतिशत,
तो प्रतिशत में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा शेखपुरा, सीवान और बक्सर। शेखपुरा, सीवान और बक्सर। ठीक है, फिर से एक बार आप याद कीजिए, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो क्षेत्र में आपका आएगा भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। अगर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला पूछे तब भी आपका आएगा भभुआ, जमुई और नवादा। न्यूनतम वनावरण वाला आपका क्षेत्र पूछे तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला पूछे तो भी आपका होगा शेखपुरा। और यहाँ पर देखिए ये ना चेंज हो गया, बस दो दो नाम, बाकी में तो वही है सेम, लेकिन यहाँ पर दो दो नाम चेंज हो गए हैं। तो क्रम हो सकता है पूछ ले तो क्रम भी ध्यान रखेंगे, और वैसे भी आपको ध्यान में रखना है। एक पेज पे लिख लीजिएगा इसको, और बार बार खाते पीते सोते ऐसे करके इसको देखते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। फिर आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है वो यहीं पर है, यहीं पर कन्फ्यूजन आपसे ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। बिहार राज्य की यहाँ पर बात कर रहा है, ये 20 का है। हम 21 का डाटा देखेंगे तो कितना है, तो वो है 784। तो आपको लेटेस्ट डाटा याद करना है, ठीक है, 7.84%। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? सबसे अधिक घने पतझड़, आंसर है इसका ए, पश्चिमी चंपारण। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिमी चंपारण यानी वर्तमान का भी यही है कंडीशन। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन जो हैं वो पश्चिमी चंपारण है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन कितने हैं? 904.66 वर्ग किलोमीटर, तथा जिसमें ये सब छोड़ दे कितने सघन हैं, कितने क्या है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ कौन सा जिला है, तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बात कर रहा है पूर्वी भाग में, तो जैसे ये बिहार का मैप है, ठीक है, मान लीजिए ये बिहार का मैप है, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर पूछा है कि बिहार में सबसे पूर्वी भाग पर कौन है, तो सबसे पूर्वी भाग पर जो है वो सबसे पूर्वी जिला जो है वो है किशनगंज। किशनगंज, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है ये। सबसे दक्षिणी की अगर हम बात करें तो वो है गया। पश्चिमी की बात करें तो ये है कैमूर, और उत्तरी की बात करें तो ये है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, ये चारों आप ध्यान रखेंगे। तो पूर्व में किशनगंज कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका ई। इसका आंसर सी दिया। एक बार मैं ना इसको गूगल पे एक बार सर्च कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, ये कटिहार ही है, ठीक है, कटिहार, कटिहार है। उत्तर में पश्चिमी चंपारण है, दक्षिण में कैमूर है, दक्षिण में गया है, और पश्चिम में आपका कैमूर है, ठीक है। और ये जो उत्तर से कितने जिले यहाँ पर देखें अगर हम, तो यूपी से कितने जिले लगते हैं बिहार के, तो यूपी में 8 जिले लगते हैं बिहार के। सेम झारखंड में भी 8 जिला लगता है बिहार का, और पश्चिम बंगाल से 3 जिला लगता है, ठीक है, और नेपाल से 7 जिला लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर में जो बिहार है वो नेपाल से कितने सीमा साझा करता है, कितना जिला लगता है, तो वो 8 जिला लगता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं, और दक्षिण में झारखंड से 8 जिला लगता है, और पश्चिम में उत्तर से भी 8 जिले लगते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर, तो दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र में स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये 1995 का पूछा है, जबकि अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो बिहार का जो वर्तमान क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, या कुल्टी से?
आंसर है इसका बी, हजारीबाग से केवल 2। आंसर है बी। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे कहाँ कहाँ से होता है, तो ये 2 नाम और ध्यान में रखेंगे। एक तो हजारीबाग से होता है, दूसरा होता है आपका गिरिडीह से, और तीसरा होता है कोडरमा से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर है, राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो जब हम मिट्टी देख रहे थे तो जो तराई मिट्टी है वो कहाँ पर है, तराई की ही बात करें, तराई प्रदेश, तो कहाँ थी वो तराई मिट्टी, भारत नेपाल सीमा के तराई क्षेत्र में स्थित था। तो आंसर है इसका बी। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, या इन सबों से नई। आंसर है इसका डी, इन सब से नई है सुमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल, यानी जो सुमेश्वर श्रेणी है इसका निर्माण किस काल में हुआ था, तो वो हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। तो ध्यान रखेंगे, अतः यह उपरोक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में, या बिहार में। बात की जा रही है मुंडा जनजातियों की, तो मुंडा जनजाति और बिरसा मुंडा का नाम ना ये हो नहीं सकता। तो आंसर है इसका डी, बिहार। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला जिले में मुंडा जनजाति संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ध्यान देंगे, बिहार की सबसे अधिक 5वीं जनजाति कौन सी है, तो वो है मुंडा। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वो है आपका 23। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई, तो बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की बात कर रहा है, ये 2001-2 की बात कर रहा था। अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो बिहार में सन 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5940 किलोमीटर है। तो ध्यान देंगे, अब बिहार में जो है वो मार्गों की कितनी लंबाई है, तो वो है 5940। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबा कौन सा है, तो वो है 27। ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का जंगल कैसा है, सदाबहार है, पतझड़ है, सवाना है, या कांटेदार है। तो छोटा नागपुर की बात करें तो छोटा नागपुर के जंगल तो कांटेदार तो है नहीं, तो 4 हटाइए, 4 इसमें है, और सदाबहार भी नहीं है, ठीक है। तो एक हटाइए, 1 हटा दिया आपने। ये पतझड़ है और सवाना है, तो 2-3 देखिए कहाँ है, 2 और 3 सी में है, तो आंसर है आपका सी। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख हैं। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यंत्र तंत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, कहाँ पर है, जमशेदपुर में, बोकारो में, बरौनी में, रांची में। यहाँ पर पूछ रहा है भारी मशीन निर्माण प्लांट, तो ये भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है ये है रांची में। आंसर है इसका डी। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। तो ध्यान देंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1958 में। और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। तो छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो भारी मशीन निर्माण प्लांट है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1958 में। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, कहाँ से होती है, बोमडीला से, क्योंझर से, मयूरभंज से, या सिंहभूम से। यहाँ पर पूछ रहा है कि इस लौह इस्पात कारखाने लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है, तो आंसर है इसका सिंहभूम से। ये जो लौह अयस्क की पूर्ति होती है ये सिंहभूम से होती है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर आगे राष्ट्रीय उद्यान, और हमने ऊपर जगह सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ था, वो था कैमूर में, और यहाँ पर पूछ रहा है राष्ट्रीय उद्यान और बिहार में एकमात्र ही है केवल ये। नालंदा में है, भागलपुर में है, पश्चिमी चंपारण में है या पूर्वी चंपारण में है, तो ये है पश्चिमी चंपारण में, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्टार दिया हुआ वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार झारखंड एवं बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभ्यारण्य, अच्छा पहले एक में था, अब ये अलग अलग हो गया इसलिए स्टार दे दिया है। तब भी आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में हजारीबाग में ही है, और ये कहाँ स्थित है हजारीबाग, तो ये झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध या गौतम बुद्ध, तो ये है भीम बांध, आंसर है सी। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल, ये छोड़ दीजिए, मत ध्यान रखिएगा। दिए गए अन्य विकल्प में वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है, तो अभी हमने देखा वाल्मीकि एकमात्र वो है, क्या बोलते हैं, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो ये गया जिले में है। तथा राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है, तो राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये नालंदा में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये गया में है। और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है, तो ये भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर, बोधगया, पटना या हजारीबाग, आंसर है इसका बी, बोधगया। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। चंद्रापुर, पंचाट, बरौनी, बोकारो, पंचाट, चंदापुर, बरौनी, चंदापुर, संताल डी है, बोकारो, चंदापुर, संताल डी, तो आंसर है इसका डी, बोकारो, चंदापुर और संताल डी। बोकारो, चंदापुर, संताल डी 3 पावर स्टेशन हैं जो कोयला आधारित हैं। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में हैं, तो ध्यान रखेंगे कि तीनों कहाँ पर हैं, तो झारखंड राज्य में हैं। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है, तो ध्यान देंगे बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव जो कोयला आधारित थर्मल पावर है, तो बिहार का देख सकते हैं ये बिहार का अलग है, ठीक है, और ये झारखंड में है तीनों। तो जो बिहार में है ये है बरौनी, बाढ़ और कहलगांव, ये एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जैसे पूछ सकता है कि बरौनी, बाढ़, कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है एनटीपीसी के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। मैथन ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति या सौर शक्ति, आंसर इसका बी, जल शक्ति। मैथन डैम का ये डैम है, मैथन उत्पादन करता, आप देख सकते हैं, मतलब मैथन डैम भी नहीं साइड में लिखा है, यहाँ पर सीधे मैथन बस लिख दिया है। तो मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है, तो यहाँ से 2 फैक्ट याद रखेंगे। सबसे पहले तो यही आप ध्यान रखेंगे कि मैथन डैम है कहाँ, तो ये है दामोदर नदी की सहायक नदी बराक नदी पर। और आपसे ये भी पूछ लेगा कि दामोदर की सहायक नदी है वो है बराकर नदी। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन जो है वो है पश्चिम बंगाल में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मैथन बांध कहाँ पर है, तो मैथन बांध जो है वो है झारखंड में। और अगर आपसे पूछे कि मैथन जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों में आपको कंफ्यूज कर देगा, तो आप दोनों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। आंसर है इसका बी, 45.85। ठीक है, झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। तो ध्यान देंगे कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 15 नवंबर 2000 को।
अतः पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना। वर्तमान बिहार का कुल क्षेत्रफल हमने एक बार और देख लिया, एक बार और देख लेते हैं, पहले भी देख चुके थे हम लोग। तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे। तो झारखंड बनने के पश्चात पूछ रहा है, तो बिहार में कितने जिले बच गए थे, तो वो थे 37। आंसर है इसका ए। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। वर्तमान का ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हैं 38 जिले। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2021-22 के अनुसार, तो जो बिहार की 21-22 के अनुसार सिंचाई क्षमता है वो है 81-91 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 81-91 लाख हेक्टेयर इंपॉर्टेंट है। तो ये उस हिसाब का था, तो इसको आप हटा दीजिए। अभी वर्तमान का आप डेटा याद रखेंगे। ठीक है, इसका ये है। अगला क्वेश्चन है, मूरी जाना जाता है बक्साइड खनन हेतु, एल्यूमिना प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु, स्पंज लौह प्लांट हेतु। आंसर इसका बी, एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है मूरी। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है। एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग या रसायन उद्योग। मूरी में कौन सा है, तो अभी हम देख कर ही आ रहे हैं। आंसर है ए। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। आंसर है इसका ए, भारतीय मानक समय से आगे है पटना का स्थानीय समय। जुलाई 2018 छोड़िए 18 का है ये। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो बिहार में जो कृषि योग्य भूमि का जो भाग है वो है आपका 50% से अधिक। आंसर है ए। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 56। ये भी ध्यान रखेंगे, 56.03 लाख हेक्टेयर है। तथा शुद्ध सिंचित जो क्षेत्र है वो कितना है, 33.51 लाख हेक्टेयर। जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का इतना है। तो छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो वो है 50% से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार में उद्गम होने वाली नदी है। तो पूर्व में बंगाल का दुख यानी बंगाल की शोक नदी किसको माना जाता है, तो बंगाल को शोक माना जाता है दामोदर नदी को। आंसर है बी। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले में उद्गमित होती है। तो ध्यान देंगे, ये जो दामोदर नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है झारखंड के लातेहार जिले से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। चावल के बाद क्या है आपका, गेहूं है, मक्का है, चना है या आलू है। तो सभी को पता ही है गेहूं, उसके बाद है मक्का। ठीक है, गेहूं है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर हम देखें 21-22 के अनुसार, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका 179.52 लाख टन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ लेता है। ये चावल कितना है, गेहूं कितना है, मक्का कितना है, ये सब आप देख लेंगे। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन को, छोड़िए ये सब, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कितना कितना टन कौन सा है। ठीक है, जैसे चावल का देखिए अगर, तो 73-92.72 हज़ार टन है। गेहूं का 66-35.02 हज़ार टन है। मक्का का 35-21.41 हज़ार टन। बस ये 3 याद रखिएगा, ये जो 4 फैक्ट है ना, ये बस इतना ही। अगला क्वेश्चन, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तभी हमने देखा चावल, गेहूं और मक्का। आंसर है ए। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, जीवनदायी, व्यवसायिक, निर्यातमुखी, आत्मनिर्भर। आंसर है डी 4 यानी आत्मनिर्भर। इनमें से कौन सा सत्य है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनाने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो आंसर है इसका ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन है। बल्कि ये सब तो आप देख ही चुके हैं कि 1936 में हुआ था। ठीक है, द्विसदनी है ये, तो इसे एक बार हम देख लेंगे। यहाँ पर भी बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है, परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा।
उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है, बिहार में वही चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, तांबा अयस्क के लिए, मैग्नीज अयस्क के लिए या बॉक्साइट अयस्क के लिए? पूछ रहा है रांची। तो अभी हम ऊपर ही देख के आए हैं रांची भारी उद्योग वाला, तो वो लौह अयस्क है। आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो कितना होता है? लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16%, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत, तो इतना ज़्यादा तो देगा नहीं। ठीक है, आंसर है इसका डी। और ये उस टाइम का था, अभी हमको देखना है अभी का क्या है। तो अभी वाला अगर हम देखें तो कितना है? 3% तक इसका हिस्सा है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तीसरा है, चौथा है, दूसरा है या पहला है? तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, ये पहले का है, 1995 का है, हमको अभी देखना है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो कितना है? दूसरा है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, दूसरा है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ भी आपको ये देखना है और यहाँ पर आपको वर्तमान का ही देखना है। निम्न में से कौन या कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला हमने देख ही लिया, मिलता ही है। ठीक है, लोहा भी देख लिया, मैग्नीज भी देख लिया, लेकिन पेट्रोलियम अभी तक हमने नहीं देखा, तो पेट्रोलियम को हटाइए। ठीक है, बाकी तो 3 है आपके। आंसर है सी। तत्कालीन बिहार कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों मिलते हैं, पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज हैं, अगर लाइम स्टोन दे, अभ्रक दे, पाइराइट दे, क्वार्टाइज दे या स्टीराइट दे, तो ये भी कहाँ मिलते हैं? बिहार में ही मिलते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइम स्टोन कहाँ से मिलता है? कैमूर से। माइका कहाँ से मिलता है? भागलपुर से। क्वार्जाइट कहाँ से मिलता है? मधुबनी से। और लेड जिंक कहाँ से मिलता है? ये मिलता है गया से। तो इसमें बताइए सही कौन सा है? तो ऊपर ही हम लोग पढ़ के आए थे कि वो जो रोहतास था उसमें क्या मिलता है? चूना पत्थर। तो लाइम स्टोन, लाइम मतलब चूना ही होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, आपका आंसर हो गया ए। बिहार में कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले में, ये देखिए वही दिया है, कैमूर और रोहतास ही, वहाँ पर हम लोग मैप के थ्रू अच्छे से समझे हैं। जिले में लाइम स्टोन, माइका नवादा जिला में मिलता है। तो ध्यान देंगे माइका कहाँ मिलता है? तो माइका मिलता है नवादा में। क्वार्जाइट कहाँ मिलता है? तो क्वार्जाइट मिलता है लखीसराय में। मुंगेर तथा नालंदा जिले में लेड एवं जिंक मिलता है। तो ध्यान देंगे कि मुंगेर तथा नालंदा जिले एवं लेड जिंक कहाँ, अच्छा क्वार्जाइट जो है वो लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा में मिलता है, और लेड जिंक जो है वो बांका और रोहतास जिले में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो अभी हमने देखा 7, 8, 4 है, तो ये अभी हम यहाँ का रखेंगे 21 का, तो ये है आपका आंसर। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? लोहरदगा जिला से, दुमका जिला से, धनबाद जिला से, सिंहभूम जिला से। तो सिंहभूम, रांची, आंसर है इसका डी, सिंहभूम जिला। भारत में बिहार अग्रणी है किसमें? सीसा के उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में, अभ्रक के उत्पादन में, चूना पत्थर के उत्पादन में। आंसर इसका डी, चूना पत्थर के उत्पादन में। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है, किस पे है? पाइराइट पे है। आंसर है सी। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? अभ्रक का पूछ रहा है। रोहतास में है, पटना में है, गया में है या सारण में है? तो ये कहाँ पर है? अभी हम ऊपर ही देख के आए हैं अंडरलाइन करते हुए। तो ये अभ्रक जो था ये कहाँ पर है? ये नवादा में था, ना कि इन चारों में से। आंसर है इसका ई। अगला क्वेश्चन, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो लौह अयस्क में है, कई बार पूछ लिया क्वेश्चन, रिपीटेड देख सकते हैं आप कितनी बार, सिंहभूम ही है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी है यही सही नहीं है, क्योंकि ये है आपका मोकामा में। आंसर है इसका डी, मतलब गलत पूछा है, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों में के मध्य। देशांतर पूछ रहा है। आंसर है इसका डी, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर है 83, 19, 50 पूर्व से, 88, 17, 40 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे, यहाँ स्टार इसलिए दिया है क्योंकि उत्तर में तो ये नेपाल से लगाता है और यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के राज्यों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश का 8 लगता है, पश्चिम बंगाल का 3 लगता है और झारखंड से भी 8 लगता है, तो 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कहीं नहीं है ऑप्शन में, आप ध्यान रखेंगे कि 3 है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, एक काष्ठ प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, एक कछारी प्रदेश में, इनमें से किसी में भी नहीं। आंसर है इसका बी, एक भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, इसको हमने देख ही लिया। यह एक भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो बिहार में पूछ रहा है कि बिहार में कौन गंगा से मिलती है। तो सोन है, गंडक है, घाघरा है, पुनपुन है, और ये चारों ही नदियां जो हैं ये बिहार में गंगा से मिलती हैं। आंसर है इसका ए। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। कैमूर रेंज है, खगड़पुर झील है, कंवर झील है या राजगीर है। तो इसका आंसर है सी, कंवर झील है। जुलाई 2020 में कांवड़ताल या कांवड़ झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ध्यान देंगे, कांवड़ झील या कांवड़ताल झील कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में बेगूसराय में स्थित है। और ये मई 2022 तक भारत में कुल 49 रामसर आदर्श स्थल घोषित हैं। तो छोड़ दीजिए। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर है, सभी को पता है किस पर है, ये वनों पर है, क्योंकि छोटा नागपुर में बात की जा रही है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित है। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित थे, न ही खनन कार्य संभव था। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। चंपारण में, पटना में, सासाराम में या झारखंड में। बात कर रहा है 17वीं शताब्दी का, तो ये था कहाँ पर आपका, तो ये था पटना में। ठीक है, रॉल्फ फिश के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम या राजगीर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप मैप देखे होंगे तो पूर्णिया और जो ये कटिहार वगैरह है ये सब पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल से जो सीमा लगाएगा उसी में जाएगा। तो ये है आपका आंसर सी, पूर्णिया। इसमें पूर्णिया आ गया है, तो आंसर पूर्णिया ही होगा। बिहार में जंगल फैले हुए हैं 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। ये जब का है, हम वर्तमान का देखेंगे वर्तमान में कितना है। तो भारतीय वरिष्ठ रिपोर्ट 93 के अनुसार था। 21 के अनुसार हम देखेंगे तो 21 के अनुसार बिहार के उपग्रह से प्राप्त आंकड़े के अनुसार ये सेम वही चीज़ें, क्षेत्र जो 7, 8, 4 ही है, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो वही सेम। एशिया का सबसे बड़ा जल प्रताप हुंडू किस जगह के पास है। हुंडू कहाँ पर है, तो हुंडू रांची में। आंसर है ए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगूर मिट्टी से या तराई मिट्टी से। आंसर है बी, यह है कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बिहार की सस्य गहनता कितनी है, तो हम यहाँ पर 21-22 के अनुसार देखेंगे। तो 21-22 के अनुसार ये कब का है, 1995 का। तो इसे आप हटाएंगे, हम वर्तमान का देखेंगे। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो कितना है सस्य गहनता, वो है 144%। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ा है आज़ादी के बाद। तो वर्तमान डाटा हम देखेंगे तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 81.91। ये ध्यान रखेंगे, इसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, इसका भी हम वर्तमान डाटा ही देखेंगे। तो कितना है 50-77, यानी 50 हमने देखा था कि 50% से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 50.77 लाख हेक्टेयर। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा या संभावनाएं हैं। तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालुका खनन या कृषि आधारित उद्योग। तो जब ज़्यादा क्षेत्र सिंचाई के का ही है तो जाहिर सी बात है कृषि आधारित उद्योग ही होगा। आंसर इसका डी। अब हम देखेंगे कृषि उद्योग एवं विविध, इसको भी देख लेते हैं, देखते हैं कितना है ये।
इतिहास हम लोगों ने देख ही लिया, ज़्यादा नहीं है। 8-9 पेज है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था। 2019 में पूछा है, कितना था ये? आंसर है डी 0.574। 22 में ही पूछा गया था ये, ठीक है। तो अभी भी अगर आपसे पूछ ले तो भी आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में, ये सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली तो क्या काम करेगी? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, बैंकों की एनपीए की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, या स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जाहिर सी बात है, जब वित्तीय निकाय है तो कई काम करेगी, तो आंसर है इसका ई। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए टीसीएस कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है, इसका नाम CFMS है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय के साथ बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो क्या क्या था ये? एक तो ये था, ठीक है, प्रभावी क्रियान्वयन करेगी, और दूसरा था आपका ये प्रबंधन करना, ठीक है, इसलिए आंसर ई माना था। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया, तो ये पुरस्कार किस में दिया गया था? ये दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। आंसर था इसका ए, ठीक है। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। सतत जीविकोपार्जन योजना, तो ध्यान देंगे एक बार, कभी कभी ने क्या था कि शब्द में ही पूरा आपका ऑप्शन छिपा रहता है। कह रहा है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली संपत्तियां प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। आंसर है इसका ई, एक से अधिक ही होगा क्योंकि ये योजना है। तो यहाँ पर देखते हैं, बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, एक से अधिक था उसमें आंसर। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार, साफ पानी पीने का, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण। तो इसमें बाल कल्याण नहीं था, आंसर है इसका डी। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय किए गए और उसे सुशासन के कार्यक्रम 15 से 20 में सम्मानित किया गया, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा, ये छोड़िए, शामिल किया गया था। ये देखिए, आर्थिक हल युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान होगा ये, अवसर बढ़े आगे पढ़े, ये था। इसमें बाल कल्याण जो था वो नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का कभी दर्जा ही प्रदान नहीं किया गया? तो वो बिहार है, आंसर है ए। जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में। तो ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा कम मिला था, हिमाचल प्रदेश को कम मिला था, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को कम मिला था, सिक्किम को कम मिला था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को कम मिला था तथा उत्तराखंड को कम मिला था। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 15वें वित्त आयोग को ये हटा दीजिए, ये हो चुका है, अब नहीं आएगा ये। वैसे ही एक बार आप देख लीजिएगा, क्या बार रिपीट ही कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ई था। यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक
केंद्रीय के विभाजन पूर्व में बिहार का जो हिस्सा था वो कितना था? 10.058% था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि छठी कक्षा से ऊपर के जितने भी छात्र थे, यहाँ पर दिया छठी कक्षा के सभी छात्र नहीं, इससे ऊपर के भी सभी छात्र जो होंगे वो कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे। तो आंसर इसका ए। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? बिहार में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए, बिहार में आरटीआई क्रांति लाने के लिए, बिहार में ई प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए, या कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो आंसर है इसका डी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनको सेवाएं प्रदान किया गया था, इसलिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट सरकार प्रस्तावित नया मंत्र किस पर केंद्रित है? तो एक बार ये देखिए, पता नहीं स्टार क्यों लगा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। अच्छा, डी माना है यहाँ पर आंसर, कौशल और उद्यमिता विकास को। तो ये विवादित रहा था, वैसे भी ये हटा ही दिया था क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य में आरटीआई का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरह किया जाता है, जिसमें दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता, इसलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई। हालांकि प्रश्न मंत्रालय शब्द दिया गया, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से हो तो इसका आंसर विवादित रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो सभी को पता है आंसर इसका सी, सुशील मोदी के द्वारा बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। बिहार में मानव विकास उपमिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो बिहार में जो मानव विकास उपमिशन है इसमें 7 विभाग शामिल हैं, आंसर इसका बी। वो 7 विभाग कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। तो ये भी आप देख लेंगे, कोई भरोसा नहीं है कि दोबारा से ये इस क्वेश्चन को दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो वर्तमान डाटाबेस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। 5 यथा आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं पटना। यहाँ पर पूछ रहा है विभाजन से पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र थे बिहार में? 7 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची एवं तो आंसर क्या इसका यही देख लेते हैं डायरेक्ट। आंसर इसका 6 यथा आदित्यपुर था, बोकारो था, पटना था, रांची था, दरभंगा था, मुजफ्फरपुर था। क्वेश्चन आपसे रिपीट कर सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इतना भी अगर आप याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये है विशफुल बिहार, आंसर इसका सी। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो ये छोड़ दीजिए, ये 19 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा था कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। 19 के अनुसार पूछा था। यहाँ पर 19-20 चतुर्थ में बिहार का स्कोर 31 है, तो बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 31 है, ये ध्यान रखेंगे। 19-20 के अनुसार 31 है। और केरल तो हमेशा फर्स्ट पे ही रहता है। 21 सितंबर 2020 को ब्रिटिश सम्मेलन किस राज्य घर तक फाइबर, ये भी छोड़ दीजिए, बिहार में ही था ये। इसका छोड़ दीजिए, करंट था उस टाइम पे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये भी छोड़ दीजिए, उस टाइम का था, करंट था ये। सन 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? 935 है, आंसर इसका ए। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास, ये 18-17-18 के दौरान पूछा था। हम 21-22 के अनुसार देखेंगे
तो 21-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक एवं द्वितीय तृतीयक क्षेत्रों की ये देख सकते हैं। प्राथमिक में कितना है 0.0, द्वितीयक में है 2.2 और तृतीयक में 0.1। इसको हम लोग और अच्छे से करेंगे कि किसमें कितना रहा, जब हम लोग बजट पढ़ेंगे तब करेंगे इसको, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे जब। ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए, 17-18 का है। वर्तमान का अगर हम देखें तो वर्तमान में जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है, वो क्रम से 618.63 हज़ार है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 दिया है, एक तो दिया है कि चालू एवं स्थिर कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य उत्पाद कितना था चालू पे, और एक दिया है सकल यहाँ पर, अच्छा नहीं, यहाँ पर एक तो दिया है चालू वर्ष पर और एक दिया है स्थिर वर्ष पर। तो चालू वर्ष पर कितना था 618.63 था, और स्थिर वर्ष पर कितना था 419.88। तो ये ध्यान में रखेंगे। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार की बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक, कृषि उत्थान बैंक। आंसर है बी, कृषि यंत्र बैंक। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 21-22 का पूछा था, 21-22 भी देख लीजिए आप लोग, और 22-23 भी हम लोग देखेंगे। 22-23 भी यहाँ पर दे ही दिया है। 21-22 का अगर हम देखें तो कितना था 22,511, और अगर हम 22-23 का देखें तो 22-23 का अनुमानित कितना है अनुमान बजट का, तो वो है 25,88,5.11 करोड़ रुपए। ठीक है, जो ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो 347। ठीक, ये भी छोड़ दीजिए। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID यहाँ पर कह रहा है कि निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना पर ध्यान देती है। कौन है वो? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड, ऑपरेटर ट्रांसफर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो जहाँ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का शब्द आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें आ रहा है बी में, आंसर आपका बी। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक, झारखंड के बराबर, झारखंड से कम, या अखिल भारतीय स्तर पर? तो कम तो होगा नहीं, अधिक ही होगा। तो आंसर इसका ए। सन 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा कौन सा? एक के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा राज्य कौन से नंबर का बिहार उस टाइम पर राज्य था एक के अनुसार? वो था तीसरा, आंसर है बी। 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार की जनसंख्या इतनी थी। छोड़िए ये सब। ठीक है, तीसरा सबसे अधिक था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा स्थान ही है इसका, सेम ही है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र का स्थान क्रमशः पहला और दूसरा है। तो ध्यान देंगे पहला दूसरा किसका है, तो पहला उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का है। सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर देखें तो छोड़ जितना फैक्ट किसको याद रहेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यूपी है, महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। गुल्लक बच्चा बैंक पटना में खोला जा रहा, आंसर है बी। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है भूमि सुधारों की असफलता, राजनैतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। तो इसके सभी कारण हैं, आंसर इसका डी। ये वही दिया है कहानी सा, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। पटसन का पूछ रहा है, कहाँ है? पूर्णिया किधर है? जिधर पूर्णिया होगा उधर ही होगा। उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, दामोदर घाटी प्रदेश में। तो अभी हमने देखा था कि पूर्णिया किधर है, पूर्णिया कहाँ है? पूर्णिया है आपका पूर्व में स्थित है, और पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कटिहार, पूर्णिया सब पूर्व में ही है। तो देखिए पूर्णिया कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी कहाँ आ रहा है, पश्चिम में तो नहीं होगा, उत्तर पूर्व ये आ रहा है। तो आपका आंसर होगा 2, आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहले चीनी मिल स्थापित की गई थी कहाँ पर? मरहौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, पटना में। तो ये किया गया था मरहौरा में, आंसर है ए। और ये कब किया गया था? तो पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में मरहौरा में बनते। मरहौरा यानी सारण को कहते हैं। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना, तो यदि बिहार में चीनी मिल पूछे
तो वो 1904 में मरहौरा में स्थापित हुआ था। लेकिन पूछे बिहार में चीनी का पहला कारखाना तो 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। बिहार का एक इस्पात कारखाना दरभंगा में है, गया में है, हजारीबाग में है या जमशेदपुर में है। तो इस्पात पूछ रहा है, सभी को पता है आंसर इसका डी जमशेदपुर में। जमशेदजी नसवान जी टाटा ने तत्कालिक बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाने के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया, जहां वर्ष 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना हुई। तो ध्यान देंगे 1907 में ही इसकी स्थापना हुई थी। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है, वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि छोटानागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? चावल है, मकई है, दलहन है, क्या गेहूं है? तो अभी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर कृषि से संबंधित वो नहीं है, वन आधारित ज़्यादा है वहाँ पर, तो एकमात्र चावल ही है, आंसर इसका ए। ठीक है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? चाय, रबर, गन्ना, नारियल और कॉफ़ी। नगद फसल पूछ रहा है, तो नगद फसल क्या होता है? होता है गन्ना, आंसर है इसका सी। और कौन कौन सा है? तो बिहार की मुख्य नगदी फसलें गन्ना है, तंबाकू है, जूट है, मेस्ता है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? कौन है? तो वो है बिहार राज्य वित्त निगम, आंसर है इसका सी। आप लोग भी एक काम कीजिएगा कि खुद से भी ना इसको एक बार वीडियो को स्टॉप करके खुद भी देखा कीजिएगा, आंसर अपने और उससे भी लगाया कीजिएगा, ट्रिक लगा करके कुछ भी कैसे भी करके थोड़ा बहुत, उसके बाद से आप लोग आंसर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? तो बिहार ही है, आंसर है ए। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये एक का था, इसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? ये भी छोड़िए, उस टाइम का था। अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था सुंदरलाल पटवा को, आंसर इसका बी। अच्छा, यहाँ पर आप देख लेंगे बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान डाटा हम लोग देख लेते हैं। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है डॉक्टर दीपक प्रसाद। ठीक है, ये हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम। और वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान, तो इनको ध्यान में रखेंगे। बिहार पर बकाया ऋण है, तो ये अभी 21 का हम देखेंगे। तो बिहार पर बकाया ऋण कितना है? तो बिहार का जो बकाया ऋण है वो है, ये देख सकते हैं, बाप रे बाप, 22,07,196 करोड़ रुपए, ये बिहार का बकाया ऋण है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो ये उस टाइम का था, अभी हम वर्तमान का देखेंगे। तो 21 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात मंत्री में बिहार में कुल 6 मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का, यानी विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में, अच्छा ये भी करंट का ही था बट एक बार इसको देख लेते हैं, आंसर ऐसे ही देख लीजिए, गया के महाबोधि मंदिर का। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्मपाला ने 1881 ईस्वी में यह मांग की गई कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षु का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई ने, छोड़ दीजिए ये सब, ये भी छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? धनबाद में, नालंदा में, पटना में, रांची में, सभी को पता है कहाँ है, रांची में है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा में पूछ रहा है, तो ये उस टाइम का था जब झारखंड भी इसमें सम्मिलित था। ठीक है। अभी हम देखेंगे तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या, छोड़ दीजिए, वही है सेम, इसको भी हटाइए। बिहार में लोकसभा, ये भी वही है। ठीक है, ये 15 है। अच्छा, उसके बाद पूछा है, तो इसका आंसर है आपका 40 डी।
बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो हैं सुश्री दिलमणि मिश्रा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी के किनारे, ब्रह्मणी नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, अजय नदी के किनारे। सभी को पता है ये कहाँ है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य, अच्छा ये उस टाइम का है, ठीक है तो छोड़िए, 2001-2 का है, तो उस टाइम पर बिहार 2002 में 2000 में हुआ था, तो इसलिए क्वेश्चन बन गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को। आंसर इसका ए। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो झारखंड की राजधानी सभी को पता है रांची है। झारखंड राज्य स्थापित हुआ 2000 में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? सिंहभूम में, रुद्रसागर में, बरौनी में या रांची में? तो ये है बरौनी में। आंसर है सी। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना है, गया है, दरभंगा है या समस्तीपुर है? तो सभी को पता है पटना है। अच्छा गया दे दिया यहाँ पे, सॉरी, लेकिन आप लोग पटना ही मानिएगा, 2000 के इस पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे भारत सरकार के अनुसार जो है वही हम मानेंगे। आंसर इसका यही होगा, ये भी मतलब आप लोग लगाइएगा। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? गोंडा, रांची, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर ही हम लोगों ने देखा कि तीनों ही जिले इसमें शामिल हैं। आंसर है इसका डी। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? इस्पात का पूछ रहा है। धनबाद में है, रांची में है, मिथिला में है या पटना में है? आंसर है ए, धनबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन दिया है, एक कारण दिया है, दोनों को ध्यान से पढ़कर के आंसर देना है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। अब देखिए ये उत्तरी बिहार है, ये दक्षिणी बिहार है, ठीक है। दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, यहाँ पर कह रहा है उद्योगों का विकास हुआ है, तो बिल्कुल सही है। दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है और दक्षिणी बिहार जो है इसकी अपेक्षा अधिक विकसित भी है। आंसर है इसका ए। वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु वर्ष 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिणी बिहार का अल्प विकास ही अलग झारखंड राज्य निर्माण का मूल मुद्दा रहा। दक्षिण बिहार खनिज प्रधान क्षेत्र रहा है, इसलिए इसका विकास ज़्यादा हुआ। फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योग का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षितता अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, तो ध्यान देंगे। जमशेदपुर हुआ, जितने भी ये औद्योगिक जो वो हैं नगर हैं वो ज़्यादातर कहाँ हैं आपके? वो हैं झारखंड में ही, जिसका आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा बिहार का भूगोल, बिहार की कृषि, बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास, भारत की पॉलिटी और साइंस, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम आएंगे जनगणना वगैरह पे, तो उसको भी एक वीडियो में पूरा कर लेंगे। वन रिपोर्ट, जनगणना, वैसे वन रिपोर्ट काफ़ी इसमें हो ही गया है, बट एक बार फिर से देख लेंगे। तो इसी के साथ अभी के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।